नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के साथ भारत का सियासी मानचित्र बदल गया है। हालिया चुनाव नतीजों के बाद देश का राजनीतिक मानचित्र और भगवामय हो गया है। यूपी, एमपी, राजस्थान बीजेपी अब हिंदी हार्टलैंड पर एक छत्र राज कर रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही बीजेपी का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया है। इस बार किसी भी चुनावी राज्य में भाजपा बगैर सीएम के चेहरे की घोषणा किए ही जीत गई और जीत के हीरो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पीएम के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस इन तीनों राज्यों में चारों खाने चित नजर आई। हालांकि कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना से खुशखबरी आई। यहां कांग्रेस पहली बार सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 का प्रचंड बहुमत मिला। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े को पार किया। चुनावी राज्यों के नतीजे आने के बाद आज से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करने पहुंचे और विपक्ष को जीत का मंत्र भी उन्होंने दिया। पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया और कहा कि 4 राज्यों के चुनावी नतीजे बहुत ही उत्साहवर्धक है। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के प्रगति को लेकर कमिटेड है। विपक्ष को नसीहत देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जीत के लिए विपक्ष को कुछ करना होगा, लेकिन गुस्सा सदन के भीतर मत निकालिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ये मौका है कि वह सरकार को अपनी अच्छी आलोचनाओं से घेरे। देश ने नकारात्मकता को नकारा है और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी। आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए। ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। प्रधानमंत्री ने एक सकारात्मक अपील तो की है, लेकिन लग नहीं रहा कि कांग्रेस इससे कोई सीख लेने वाली है। इसी शीतकालीन सत्र में 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली हार से निराश विपक्ष एकजुट होकर सत्तारूढ़ भाजपा पर बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर हिंसा और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर हमला बोलने की तैयारी में है। आज मिजोरम की जनता का जनादेश भी आ गया है। मिजोरम में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाते हुए मिजोरम की जनता ने जेडपीएम के पक्ष में एक तरफा जनादेश दे दिया है। लालदुहोमा की पार्टी जेडपीएम अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम में जेडपीएम ने 27 सीटें जीती है, तो वही सत्तारूढ़ पार्टी एमएनएफ को बड़ा झटका लगा है। एमएनएफ को 10 सीटें हासिल हुई है, भाजपा को 2, जबकि कांग्रेस का हाल यहां भी पस्त दिखा। सिर्फ 1 सीट पर जनता ने कांग्रेस को अपनाया है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन सभी राज्यों में कांग्रेस का ऐसा हाल क्यों हुआ? पार्टी से वो कौन सी बड़ी गलती हो गई कि अन्य राज्यों की सत्ता में आना तो दूर, जहां उनकी सरकार चल रही थी वह भी कुर्सी हाथ से निकल गई? कौन सा कार्ड इस चुनाव में चला है? क्या मोदी की गारंटी ही भाजपा की जीत के लिए काफी था? क्या ये नतीजे लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे? आज इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ उपस्थित है भाजपा प्रवक्ता रत्ना सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हैप्पी गोगोई, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता गुरप्रीत सिंह
और नेहू के प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास भी हमसे जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी अपने तमाम पैनलिस्ट का और सबसे पहले रुक करूंगी रत्ना सिंह आपका। बधाई हो रत्ना सिंह, भाजपा ने तो जीत की हैट्रिक लगा दी, पीएम मोदी का चेहरा चल गया। हर कार्यकर्ता का चेहरा चला है और सच में मैं कहना चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो अपनी कमिटमेंट पूरे भारत के लिए दिखाई है, पूरी भारत की जनता के लिए जो उन्होंने कमिटमेंट दिखाई है, जैसे उन्होंने कहा ना कि उनकी जाति कुछ नहीं है, उनकी जाति तो भारत की महिलाओं के लिए कहते हैं ना कि भारत की महिला का सम्मान और किसानों का कल्याण, गरीबों का उत्थान और युवाओं का प्रोत्साहन वो उनकी जाति है। सो आज नरेंद्र मोदी जी की जो ये कमिटमेंट है, ये पूरे कार्यकर्ता, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन तक, ये कार्यकर्ता तक ये कमिटमेंट आई। और साथ में मैं कहूँगी कि जहाँ जहाँ राज्य में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपके तेलंगाना और आपके यहाँ पर राजस्थान, मिजोरम, वहाँ पे लोगों ने उस बात से कनेक्ट की और कनेक्ट करके लोग वो समझे हैं, सोचे हैं और उनकी जो गारंटी, मोदी जी की गारंटी कहते हैं ना कि काम पूरी होने वाली गारंटी है, वो गारंटी से कहीं ना कहीं लोग अपने आप को कनेक्ट कर गए। कार्यकर्ता की तो बात है कि हम लोग कमिटेड होकर हम लोग काम करते हैं, कर्म करते हैं और मेहनत करते हैं, पूरी ग्राउंड से हम लोग मेहनत करते हैं, जी जान लगा के मेहनत करते हैं। लेकिन जो वोटर्स थे उन्होंने भी कनेक्ट किया इन बातों से और डबल इंजन की सरकार को उन्होंने चाहा, क्योंकि जहां जहां नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार है, सबने अच्छा काम किया। जहां तक डबल इंजन की सरकार नहीं भी है, वहां भी मोदी जी ने चाहा है कि आप काम करें, लेकिन वहां की लोकल सरकारों ने वो केंद्रीय परियोजनाएं, केंद्रीय बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको लागू ना करा के हमारे गरीब कल्याण के बारे में जो बात करते हैं, उन बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लागू नहीं किया, जिससे हमारे वहां के जो गरीब भाई बहन थे, जिन राज्यों में चुनाव हुई थी और पूरे भारत में भी ऐसा मैं देख रही हूँ या हम लोग भी जानते ही हैं कि उससे वो लोग वंचित रह चुके हैं। तो हम चाहते हैं और वो लोग जहां पर चुनाव हुई उन लोगों ने इन बातों से कनेक्ट किया कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है और साथ में ये भी रही कि जो लोकल अपोजिशन थी वहां पे, भारतीय जनता पार्टी, आप नोट करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में अभी रही है और उससे पहले भी अटल जी, हम लोगों ने बखूबी सरकार भी चलाया और जब जब हम अपोजिशन में भी रहे हैं, हमने सर आंखों पे हमने उठाया, अपने हार को लिया और हम अपोजिशन में भी रहे हैं और बखूबी अपोजिशन की रोल भी प्ले किया। अटल जी इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि सरकार का साथ देकर उन्होंने, इंदिरा गांधी के समय भी रहे, नेहरू जी के समय भी रहे, हर किसी के समय उन्होंने अपोजिशन का रोल प्ले करके अटल जी ने सिखाया कि अपोजिशन कैसे प्ले करते हैं। तो जिन जिन राज्यों में चुनाव हुई, जहां भाजपा हार चुकी थी 2018 में, उन सारे जगहों में अपोजिशन का बहुत बखूबी रोल प्ले किया बीजेपी ने और वहां के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को हताश नहीं किया, काम में लगे रहे, संगठन काम में लगा रहा, हर कोई काम में लगे रहे। सरकारें होती हैं, अपनी काम करती हैं, संगठन अपना काम करता है और संगठन, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता हताश ना होकर अपने कामों में लगे रहें, अपने आदर्शों को आगे बढ़ाते रहें और अंत्योदय जो हमारी सिद्धांत है, आइडियोलॉजी है कि समाज का हर एक अंतिम व्यक्ति तक जो पंक्ति में खड़ा है उस तक वो सारी चीजें पहुंचे। और हर एक कार्यकर्ता भाजपा का, मैं भी एक तृणमूल कार्यकर्ता हूं, एक ग्रासरूट लेवल कार्यकर्ता हूं, हम लोग दिन रात एक करके ये काम में लगे हैं कि जो केंद्र से काम और परियोजनाएं आ रही हैं, जो योजनाएं आ रही हैं गरीबों के लिए, वो अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है अंत्योदय तक, वहां तक वो पहुंचे और यही कनेक्शन मोदी जी के साथ हुआ और आज हम लोग सभी मिलकर इसको हम मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ और 2024 के लिए भी हम लोग कमर बांध के मिला जुला जो प्रयास है वो रंग लाया है, ये कहने का मतलब है आपका रत्ना जी। हैप्पी गोगोई जी, तेलंगाना में जीत की बधाई तो आपको भी देनी होगी, वहां पे बीआरएस की सरकार चल रही थी, उसे हटाकर अब कांग्रेस की सरकार है, लेकिन दो राज्य, अगर मैं बात करूं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, आपके हाथ से निकल गए जहां आपकी सरकार चल रही थी, कहां कैलकुलेशन गलत हो गया? सबसे पहले धन्यवाद रश्मि जी और यहाँ पे बैठे हुए आज रत्ना सिंह जी, आपको ज़रूर बधाई देना चाहूँगी, सारे बीजेपी कर्मकर्ता को एंड एट द सेम टाइम कांग्रेस के कर्मकर्ता इन एंटायर इंडिया जो 5 स्टेटों में जिन्होंने बहुत कष्ट किया है और तेलंगाना की जीत के लिए सबको बधाई देना चाहूँगी। एट द सेम टाइम ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि यस, जो हम लोग सोच रहे थे, जिसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि ऑलमोस्ट 5 स्टेट्स, जो स्पेशली 4 स्टेट्स का हम लोग अगर चुनाव कल का देखेंगे तो वी वर वेरी मच पॉजिटिव लगा था कि हमें अच्छा एक आएगा। लेकिन एज आई सेड, जनता जनार्दन, पब्लिक मैंडेट भी एक चीज़ होता है जहाँ पे पब्लिक जिसको देंगे वी हैव टू उनका जो भी डिसीजन है वो सर आँखों पर। एट द सेम टाइम हाँ, हमें
जहाँ पे हमें लगा कि हमें अच्छा स्टेट्स 3 स्टेट्स में हमारा अच्छा नहीं हुआ, ऑब्वियसली हम उसका नेक्स्ट जो रणनीति है व्हाटएवर, कहाँ लूप होल्स, कहाँ हम लोग की चूक हो गई, कि किस जगह पे हम लोग अच्छा नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए, उसके लिए ज़रूर हम लोग मीटिंग बिठाएंगे। इनफैक्ट परसों हम लोग का एक APCC में भी एक मीटिंग है कांग्रेस के लिए, इनफैक्ट नेशनल मीटिंग भी है जो 6 तारीख को होने वाली है। ऑब्वियसली हमें वो सीखना चाहिए, सीख के क्या नेक्स्ट हम लोग अच्छा कर सकते हैं, हम अभी से उसका टारगेट के लिए हमें काम करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो तेलंगाना है, हाँ उसके लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बीजेपी के जो डबल इंजन सरकार था वहाँ पे, तो वहाँ पे BRS और बीजेपी का जो 2 टर्म से जीत रहे थे, वहाँ पे हम लोग का एक अच्छा जीत आया, तो वो ज़रा अच्छा लगा। और हाँ एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि नॉर्थ इंडिया में ऑफकोर्स बीजेपी आ रहा है बहुत अच्छी तरह से, और एट द सेम टाइम साउथ में बीजेपी का थोड़ा आपको दिख रहा है कि वो वहाँ से मतलब बीजेपी का थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है। बट येस एट द सेम टाइम ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप टोटल देखा जाए तो कांग्रेस हैज़ रिसीव्ड ए टोटल वोट ऑफ 4,90,69,462 अक्रॉस द 4 स्टेट्स, एंड बीजेपी में 4,81,29,325। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी नहीं मना सकते, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने 10 लाख वोट फिर भी बीजेपी से ज़्यादा जीता है। लेकिन एज आई सेड, इस बार बाजी बीजेपी ने मार लिया, कोई बात नहीं, हम लोग और कष्ट करेंगे और हमें लगता है कि 5 साल हम और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होके और बीजेपी के लिए जो भी अच्छा चीज़ है वो बोलना प्रधानमंत्री ने जो जीत का मंत्र दिया है वो अपनाएंगे कि नहीं? ऑब्वियसली क्यों नहीं अपनाएंगे। हाँ एक चीज़ और ज़रूर बोलना चाहूँगी, आपने ये अगर डेमोग्राफी आपने देखा है कि चलो राजस्थान में तो आपको पता ही है जो उनका जो रिवाज है, मतलब जैसे चलता है कि एवरी 5 years कांग्रेस, एवरी 5 years बीजेपी, ये तो आता ही है। ठीक है हैप्पी जी, राजस्थान में आते हैं हम लोग बाद में भी। और रत्ना जी आप कुछ कह रही थी, आपका जवाब मैं ले लूं, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। मैं हैप्पी गोगोई जी की बात से कुछ बातों से भी सहमत हूँ कि उन्होंने हमें धन्यवाद किया, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन नॉर्थ और साउथ की बात जब कहेंगे तो हमारी जो नॉर्थ और साउथ, तो हम पूरे भारत को एक देखते हैं, कोई नॉर्थ और साउथ वाली बात नहीं है। आज यहाँ जो स्पोक्स पर्सन बैठी हैं कांग्रेस की, इन्हीं के छोटे से बात से ही पता चल गया कि कैसी डिविजिव राजनीति ये लोग करते हैं। आज आप मेरे को बोलने दीजिए, आप डिविजिव राजनीति आपके बातों से पढ़ा गया, मेरे बात से कहीं एक आया। मैंने तेलंगाना का नाम लिया, मैंने साउथ कहीं नहीं कहा, मैंने नॉर्थ और साउथ कहीं बात नहीं कही, आपके मुख से निकला नॉर्थ और साउथ। तो हमारे लोग समझ रहे हैं कि आप लोग डिविजिव राजनीति कर रहे हैं, ये सारी राजनीति कोई काम की नहीं है साउथ में। और फिर मैं अब आ रही हूं कि साउथ वाली जब आप बात लेके उठी हैं तो AIDMK हमारे पास नहीं था कभी, बीजेपी तो वहां पे रही नहीं कहीं भी, आज बीजेपी वहां पे कभी इलेक्शंस में नहीं रही। DMK और CPM जो आपके जो लोग हैं वहां पे केरल में, वो तो आपके एलाइज हैं। बाकी तो हमारा कहीं संगठन सिर्फ कर्नाटका रहा जो कि हमारे फेरबदल होता रहता है। लेकिन मेजर आप साउथ में आप देखेंगे तो कांग्रेस का गढ़ था, वो तो कहां गया, वो गढ़ कहां गया? आज मिजोरम आपकी गढ़ थी, मिजोरम आपकी क्या हो गई? आपके याद है ना कि आपका जो मिजोरम 40 सीटों से MNF और कांग्रेस के बीच ही फ्लक्चुएशंस होते थे, लेकिन आज कांग्रेस 40 से आप सिमट कर 1 पर आ गए और आप कहते हैं नॉर्थ और साउथ की बात। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, सुनिए आप और एक बात प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार की, तेलंगाना में कहां डबल इंजन की सरकार रही है? BRS तो अपना रोल किया, KCR अपना प्ले कर रहे हैं, बीजेपी का तो कोई नहीं है। हम वहां पे सेपरेट इलेक्शंस खेल रहे हैं, कहां वो लोग हमारे साथ हैं? कहां डबल इंजन थे? कहां डबल इंजन की सरकार है वहां पे? कहां वहां डबल इंजन? आप लोग पढ़ाई करते नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके तथ्यों का कोई आधार नहीं होता, इतने गलत आप लोग तथ्य लेके आते हैं। KCR और BRC अरेस्ट अलग उन्होंने किया, हमारा 1 से 8 बढ़ गया, हमारा 800% वोट बढ़ा है, और आप कहती है डबल इंजन की सरकार। आप लोग तो पढ़ाई भी करके नहीं आती हैं, आप लोग अपने नॉलेज को भी पूरी तरह से गैदर नहीं करती। कैसे डबल इंजन हुई है वहाँ पे? आपने कांग्रेस अलग किया, बीजेपी ने अलग रोल प्ले किया वहाँ पे, कैसे डबल इंजन की सरकार हो गई? आप पढ़ते आइए, मैं इंटरफेयर करना चाहूंगी, गलत तथ्यों को देखकर ही लोग आपको नकार रहे हैं, आपको लोग इसीलिए नकार रहे हैं। आप शेयर कीजिएगा, यहाँ मैं ब्रेक ले लेती हूँ। डबल इंजन की सरकार कैसे हुई? डबल इंजन कैसी? तो
तो 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत और कांग्रेस की हुई पस्त। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। इन सभी विषयों पर आज बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी वहां पर काफ़ी कोशिश की, हिंदी बेल्ट जो है वहां पे आने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वह असफल रही। गुरप्रीत सिंह जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। जी गुरप्रीत सिंह जी, आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, 200 से ज़्यादा उम्मीदवार उतारे, 200 से ज़्यादा उम्मीदवार उतारे, और लेकिन पार्टी का कहीं खाता नहीं खुला, यहाँ तक कि जमानत भी जब्त हो गई। कहाँ गलती हो गई? देखिए, गलती अब ठीक इसको गलती नहीं बोल सकते कहाँ गलती हुई है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। हम एक नई पार्टी हैं, हमारे पास धन की, जैसे बीजेपी के पास पूंजीवादी है, पैसे हैं उनके पास, हमारे पास नहीं है। हम बहुत एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इलेक्शन खेलते हैं और पूरे ईमानदारी के साथ खेलते हैं। इस बार हमने कोशिश की लोगों को एक नया विकल्प देने के लिए। वो हिंदी बेल्ट के इलाके में हमारे कार्यकर्ता गए, उनको पता चला कि आम आदमी पार्टी बोल के एक पार्टी है जो दिल्ली और पंजाब में अच्छा काम कर रही है और ये डेवलपमेंट की राजनीति करती है, ना कि सांप्रदायिक या तुष्टीकरण की। ये हमारी बहुत अलग पार्टी है भाजपा से और कांग्रेस से, और हमारा कोई अलायंस नहीं था इस बार पार्टी में। हमारा अलायंस सिर्फ 2024 के लिए है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा हर एक कार्यकर्ता का चेहरा काम है। यहाँ बीजेपी में किसी कार्यकर्ता का कोई चेहरा ही नहीं है, सिर्फ चेहरा एक है, वो मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनके पास इतना वक्त है, हर जगह हर स्टेट में जहाँ भी रैली हो, दिन में 3-3, 4-4 रैली हो, वो करते हैं। लेकिन गुरप्रीत ये सिंह काम जी, देखिए, ये काम है रैली सिर्फ प्रधानमंत्री पार्टी प्रेसिडेंट का है। ये काम है पार्टी प्रेसिडेंट का। अगर पार्टी प्रेसिडेंट वो होते हैं तो उनको शोभा देता। भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और रिसोर्सेज खर्च करते हैं, किसके? टैक्स पेयर्स रिसोर्सेज खर्च करते हों। इनका जो आने के लिए सिक्योरिटी का जो खर्चा होता है, जो प्लेन के खर्चे होते हैं, कौन पेयर करता है? बीजेपी करती है क्या? ये हमारा टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। जी ठीक, ये हमें ठीक है, ये हमें कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए सबको। एक स्पीच दे दीजिए आप अपने टीवी में कि हमें अपने राज्यों के ये मैसेज देना चाहता हूँ। अरे दिन में 4-4, 5-5 रैली करेंगे आप एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गुरप्रीत सिंह जी, जो भी सत्ता में रहेगा वो ये कोशिश जरूर करेगा। अगर आपकी सत्ता चल रही होती तो आप भी यही कोशिश करते कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो रैली करें, ताकि लोगों तक है, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है और भी लोग, पार्टी का जो पूरा एकदम कार्यकर्ता है, उनको यूज कीजिए आप। प्रधानमंत्री कहते हैं 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे हमें नजर आते हैं वो इलेक्शन रैली करते हैं, सिर्फ इलेक्शन रैली करते हैं। ठीक है, ये मार्केटिंग की सरकार है। मार्केटिंग से जीती है इन्होंने तीनों स्टेट, और छत्तीसगढ़ तो इनको बोनस में मिल गया, एकदम बोनस में मिल गया। इनको खुद को उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में वो आएंगे। ठीक है गुरप्रीत जी, मैं रुक करती हूँ प्रसेनजीत विश्वास का, नेहरू के प्रोफेसर हैं वो। कांग्रेस के लिए, प्रसेनजीत जी, कांग्रेस के लिए आप क्या मानते हैं, कितना बड़ा संदेश है? क्योंकि देखा जिस तरह से पस्त हुई है मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरह का हार, क्या लगता है कौन सी बड़ी गलती इनकी रही होगी जो इन्हें ले डूबी है? देखिए, किसी भी इलेक्शन से सभी पार्टी का एक तरह का मैसेज मिलता है। ये खाली कांग्रेस के लिए नहीं होता है, बीजेपी के लिए भी होता है। हार में भी बीजेपी हारा था 2018 में, 3 राज्यों में ही हारा था। आज कांग्रेस हार गया 3 राज्यों में। तो ये हार को लेके मुद्दा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी जीत जो हुआ है, अभी पब्लिक ने जिता दिया बीजेपी को। बीजेपी का गारंटी से प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमारे गारंटी से संतुष्ट होकर जीत हुआ है। लेकिन कुछ प्रश्न लोगों का मन में है। देखिए, 40% 49% तक, 49% तक मध्य प्रदेश में वोट हो गया, बढ़ गया 9%। वोट यदि बढ़ता है तो दिखाई पड़ता है, कहीं नहीं दिखाई पड़ा कि ऐसा कोई माहौल बना हुआ है। सिमिलरली राजस्थान में भी थोड़ी मत की परसेंटेज से इतने बड़े डिफरेंस तैयार हुआ है। और छत्तीसगढ़ में
बीजेपी का भी कोई वो नहीं था कि श्योरिटी नहीं था कि इन लोग जीत पाएंगे, लेकिन जीत गए हैं। तो ये सब जीत इलेक्शन में होता है, इसको लेके बड़ा कोई मुद्दा बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। इसके लिए चेस्ट स्टंपिंग का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा बात जो है, अभी देश के सामने जो बड़ी पॉलिसी लेवल पे जो समस्याएं है, अभी देश का युवाओं का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे शिक्षित युवाएं हैं जिनका पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। राजस्थान में बोलिए, मध्य प्रदेश में बोलिए, छत्तीसगढ़ में बोलिए या पूरे देश में बोलिए, नहीं है। इसके कारण एक चेंज का मनोभाव वहां पे दिखाई पड़ा था, लेकिन इलेक्शन में जाके चेंज नहीं हुआ। जो सेंट्रल का पार्टी है उसको इन लोगों ने फिर ऑल्टरनेटिव बना लिया। तो देश के तरह तरह जगह पे जो रीजनल फोर्सेस है, वो फोर्सेस को एक जगह होना है। और कांग्रेस यदि इन लोग को लीडरशिप देना चाहते हैं, जैसे कांग्रेस का नेता कमलनाथ के बोल दिया मुलायम कौन होता है, जैसे समाजवादी पार्टी ने अलायंस मांगा था छत्तीसगढ़ में, उनको नकारात्मक ढंग से निकाल दिया वहां से। तो कांग्रेस पार्टी ने जो गलती किए हैं अपोजिशन पार्टीज को साथ में नहीं लेके, और अरविंद केजरीवाल जी थे, अरविंद केजरीवाल जी के साथ कोई उन्होंने सलाह नहीं किया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का अपना पुराना ढांचा है, जिसके अंदर कुछ लोग, कमलनाथ जिसका इतना उम्र हो चुके हैं, जैसे देखिए अभी गलत साहब भी, अभी सचिन पायलट जैसा युवा नेता को कोई स्पेस उन्होंने नहीं दिया। तो कांग्रेस पार्टी का अंदर जो ऐसे तेलंगाना में देखिए युवा नेता रेवती आगे है, इसके कारण तेलंगाना में इसका रिजल्ट अच्छा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा भयानक गलती करके रखा है जिसके कारण कांग्रेस अपने आप ध्वस्त हो गया है। और बीजेपी का तरफ से कांग्रेस का कुछ मिस्टेक को यूटिलाइज करके इन लोग कहीं सारा वोट जीत गया, कुछ सोशल इंजीनियरिंग कर लिया। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में बीजेपी का स्टैंड स्पष्ट नहीं है, इसको जातिवाद का समान कर दिया। अभी मुस्लिम लोग, माइनॉरिटी लोग के ऊपर तरह तरह का जगह पे अटैक हुआ है, इसको लेके बीजेपी को अपना लाइन को संशोधन करना चाहिए। उत्तेजक भाषण कुछ लोग देते हैं, इसके कारण आग जल जाता है देश के प्रांत प्रांत में। तो ये जो राजनीतिक माहौल है, इसको ठीक करके देश आगे बढ़े, देश का जनता एक पॉजिटिव राय दिए है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश है। तो ये हमको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि युवा चेहरों को नहीं उतारना एक कांग्रेस की जो है वो बड़ी गलती है। रत्ना सिंह जी, अब मैं सिर्फ अगर तेलंगाना की बात करूं, तेलंगाना में कांग्रेस जीती है और थोड़ी देर पहले इस पर बहस भी हो रही थी तेलंगाना को लेकर, लेकिन भाजपा का भी इस बार अगर हम देखें तो जनाधार बड़ा है, वहाँ 8 सीटें भाजपा की झोली में आई हैं। तो पहली बार एक गुड साइन भी कह सकते हैं दक्षिण भारत में भी भाजपा के लिए, और पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की वहाँ एंट्री हुई है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने भी, देखिए डेमोक्रेसी है, आज एक सरकार है, कल दूसरी होती है, फिर तीसरी बार लोग, कुछ दूसरे लोग भी आ जाते हैं। पर मैं हमेशा कहूँगी कि इलेक्शंस कैंपेनिंग या जो भी हो, अब लोग जैसे पहले मूर्ख हो जाते थे, वोटर्सों को मूर्ख या फिर उनको छलावा दिया जा सकता था, उनको बहकाया जा सकता था, बहुत कुछ होती थी बातें। आजकल वोटर्स बहुत ही चालाक है और वोटर्स बहुत जानकार हैं। सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, वोटर्स के पास इंटरनेट, ऑनलाइन इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको मूर्ख नहीं बना सकता है। और कहने को है कि यदि भाजपा ने ये करके जीत लिया, ये करके जीत लिया, वो बात नहीं है। अभी भी मैं तो ये कहूँगी कि अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं कि कनेक्शन कहाँ हुआ है। यही गलती बाकी लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहूँगी कि हम लोगों ने कनेक्ट किया है। ये कनेक्शन जो आप लोगों के साथ बना के रखते हैं, चाहे आप, मैं नॉर्थ साउथ नहीं करना चाहूंगी, पूरे भारत के साथ मैं कहूंगी कि पूरे भारत की जनता के साथ जो कनेक्शंस हमने क्रिएट किया है वही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी लोग ये भूल चुके हैं कि जैसे असमीज में हम बोलते हैं राइजे रोजा, जो हमारी जनता है वही राजा है, वही भगवान है, वही हमारे लिए सबसे बड़े विष्णु का अवतार बोल सकते हैं। वो हाँ करेंगे तो सरकार बनेगी, ना करेंगे तो नहीं। लेकिन आज यदि मैंडेट को नकारा जाता है, आज भाजपा खुश होगी, क्यों नहीं खुश होगी? कार्यकर्ता तो उत्साह बढ़ेगा और उत्साह लेकर फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कहना कि उत्साह नहीं होना चाहिए कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है ये बड़ी बात, क्योंकि कनेक्शंस यहाँ हुए हैं और ये कनेक्शंस होने की वजह से आज सरकार बनी है। तेलंगाना में हम लास्ट टाइम हमारा एक था और जो कांग्रेस का था मैं वो नहीं बोलना चाहूंगी, टिप्पणी भी नहीं करना। आज हमारे पास 700% हमने इंक्रीज किया है
1 से हम 8 हो गए हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और लोग जाके वोट दिए हैं ना, कोई मूर्ख लोग नहीं निकले हैं वोट देने के लिए। उन्होंने कनेक्शन किया है, उन्होंने बातों से कनेक्शंस किया है, लोकल प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्शंस किया, जो भी है कनेक्शंस तो हुए हैं वहां पे। और आज वहां पर इंक्रीज होकर आज हमारा ये रोल है। मिजोरम में भी आप देख लीजिए कि हमारा लास्ट टाइम 2018 में 1 सीट था और आज हमारा 2 है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टी की क्या अवस्था है उस पर भी मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं भाजपा के बारे में बात करूंगी कि हमने लोगों से जमीनी हकीकत के साथ कनेक्शन किया है। लोग कहते हैं कि बहुत पैसा खर्चा, ये वो खर्चा। आज आम आदमी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, बहुत कुछ बोला इन्होंने, लेकिन ये खुद सोचते हैं इनके सारे नेता जेल में पड़े हैं, लॉन्ड्रिंग केसेस में, आपके घोटाले के केसेस में। आप ये बताइए कि आपके केजरीवाल जो नेता थे, उन्होंने करोड़ों का 171 करोड़ रुपए का अपना महल बना लिया, लाखों और करोड़ों का पर्दा लगा लिया, मार्बल लगा लिया वियतनाम से। वो तो आपको नहीं दिखाई देता, वो तो आपको नहीं दिखाई देता कि आपके नेता कहां-कहां आपने किया। आपके 95% सीट्स जो आपके 3 राज्यों में आपने किया आम आदमी पार्टी, आपकी जमानत जब्त हो गई, आपने 1 सीट नहीं जीती। और रिसोर्सेज की बात कहते हैं, आपके बड़े बड़े नेता तो जेल में बैठे हुए रिसोर्सेज के मामले में ही। इतना रिसोर्सेज आपने प्रॉमिस किया था कि आप दिल्ली में आप पोल्यूशन खत्म करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपने नहीं किया। तो मैं ये कहूंगी कि जनता प्रॉमिसेस देखती है, आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं मैं कहती हूं कि भाजपा ठप्पा लगा के डेमोक्रेसी में बैठी है कि हम ही सरकार बनाएंगे, नहीं। ये खुली क्षेत्र है, ये खुला मैदान है, जो इसमें दौड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। कांग्रेस भी दौड़ती थी ना, आज 65 साल 70 साल पहले तो कांग्रेस की भी दौड़ थी और बहुत सारे राज्यों में भी कांग्रेस दौड़ती थी, उनको क्यों ये हो गया। लेकिन मैं यही कहूंगी कि कनेक्शन करिए, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कनेक्शंस ही ऐसे चीजें हैं जो जनता के आपके प्रति एक विश्वास कायम करता है। ठीक है रत्ना जी, गुरप्रीत सिंह जी कहिए। मैं कह रहा हूँ हमने राजनीति चेंज की। केजरीवाल की गारंटी थी बिजली, केजरीवाल की गारंटी थी, हम जहाँ भी जाते थे हम गारंटी देते थे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि मोदी की गारंटी भी आ गई है मार्केट में। ये बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए अच्छी बात है कि कुछ सीखा भाजपा ने। आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी के साथ 10 साल पुरानी पार्टी से सीखा, एक 40 साल 50 साल पुरानी पार्टी ने। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने सिखाया इनको। केजरीवाल की गारंटी हमारी हम लिख के देते हैं मैनिफेस्टो में कि ये हमारी गारंटी है। नहीं ठीक है, मुफ्त बिजली पानी शिक्षा का वादा आज मोदी की गारंटी शुरू हो गई है। जी, मुफ्त बिजली पानी की जो शिक्षा का जो आपने वादा किया, लेकिन सब फेल रहा। रत्ना सिंह जी से मैं बात करूंगी, लेकिन एक ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद सीधा मैं रत्ना सिंह जी के पास आती हूँ। तो भाजपा जहां जीत के बाद उत्साहित है काफ़ी, वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं पस्त है। तेलंगाना में हालांकि जीत चुकी है, लेकिन बाकी राज्यों का जो हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं। हैप्पी गोगोई जी, थोड़ी देर पहले प्रसन्नजीत विश्वास ने कहा कि युवा चेहरे, कहीं ना कहीं वहाँ पे गलती हो रही है। और साथ ही मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी, जातिगत जनगणना, ये 2 चीज़ें मैं मिला रही हूँ। जातिगत जनगणना की बात आप लोग करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कहीं ना कहीं आप जातीय समीकरण नहीं बना पाए, वो भी एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो गया है वहाँ पर भी। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोशिश नहीं किया, एंड इट्स ए इलेक्शन एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो ऐसा नहीं है कि एक ही दल हमेशा आते रहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। दैट इज व्हाई इट्स इंडिया, है कि नहीं। यहाँ पे एवरीबडी विल गेट अ चांस। ठीक है, कांग्रेस ने भी बहुत साल शासन में थे, अब बीजेपी शासन में है, और जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम बीजेपी है, कांग्रेस है, या आम आदमी पार्टी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। एंड बिकॉज ये हमारे हाथ में नहीं होता, इट्स अ कंप्लीट मैंडेट ऑफ द पब्लिक, है कि नहीं। पब्लिक, अभी आप आज देखिए, वी आर टोटली सरप्राइज। आज देखिए, जहाँ पे ZPM आज 27 सीट्स लाना कोई छोटी बात नहीं है। MNF जहाँ पे लास्ट टाइम इतना अच्छा बढ़िया कर रहा था, एंड इट इज ऑल्सो रीजनल पार्टी, और वहाँ पे कंप्लीटली विद इन 5 years चेंज होके आपका आ गया ZPM। तो और वहाँ पे जो MNF का इनफैक्ट CM था लास्ट, हमारा प्रायर CM, वो भी हार गए। तो इट्स अ कंप्लीट मैंडेट ऑफ द पब्लिक। ऐसा नहीं है कि जोरामथंगा ने भी कोशिश नहीं किया, ऑब्वियसली कोशिश किया। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की बात है। हाँ, हो सकता है हम लोग
इस बार थोड़ा कम आए, लेकिन एट द सेम टाइम इस साल देखिए हम लोगों ने कर्नाटक भी हम लोगों ने इस बार हमारे हाथ में आया, हिमाचल प्रदेश आया, तेलंगाना आया, तो ऐसा भी बहुत नहीं है कि नहीं आया। हाँ यस, पार्टी जब इलेक्शंस खेलते कोई भी दल, ऑब्वियसली वी विल डेफिनेटली, हम लोग इसलिए खेलते कि हम लोग जीते, है कि नहीं, इसलिए नहीं कि हम लोग हारे, ऑब्वियसली वी विल ट्राई। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छा जातिकरण को लेके, आपको जो ओबीसी का जैसे भी लेके हम लोगों ने काफ़ी सारा ट्राई किया था, बस उसके हिसाब से जैसे फल आना था नहीं आया। बट जैसे कि मैंने फिर भी एक बार पहली बार बोला भी है कि वोट शेयरिंग के हिसाब से जो वोट ऑब्वियसली कांग्रेस का बीजेपी से ज़्यादा आया, बट येस इन टर्म्स ऑफ विनिंग बीजेपी ने ज़्यादा जीता, तो बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। हम लोग नहीं कर पाए कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसलिए वी आर नॉट डिमोरलाइज्ड। नेक्स्ट टाइम के लिए आपका समय आ चुका है, क्योंकि अभी बहुत समय नहीं है, हम लोग 2024 जरूर बोले, लेकिन बहुत समय नहीं है हैप्पी जी। राइट, बिल्कुल। अब आज ये इसको देख के आई एम श्योर हमारे जो सिख नेता है वो लोग ऑब्वियसली इसको डिसाइड किया है क्या मीटिंग करना है क्या नहीं। इनफैक्ट 6 को मीटिंग है ही, हम लोग का भी एपीसीसी में बहुत तत्परता हो रहा है जहाँ पे वी कैन डू द मीटिंग। सो ऐसा नहीं है, जैसे बीजेपी ने भी बोला जहाँ पे उन लोग का कहीं चुक जाता है, दे ऑलवेज ट्राई कि नेक्स्ट टाइम वो आए। सिमिलरली कांग्रेस भी ऐसा नहीं, वी विल नॉट गिव अप, वी आर इनफैक्ट मोर डिटरमाइंड कि हम लोग फ्यूचर में और अच्छा काम कर सके, और हम लोग अभी से गियर अप करना शुरू करेंगे। ठीक है। मैं प्रसेनजीत विश्वास जी के पास आती हूँ। प्रसेनजीत जी, मैं बात कर रही हूँ जातिगत जनगणना की, जो ये काफ़ी एक बड़ा मुद्दा रहा इस पूरे चुनाव में। हमने देखा कांग्रेस बार बार करती रही जातिगत जनगणना की बात, लेकिन पूरी तरह से फेल रहा। क्या ये मुद्दा, आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव नज़दीक है, और ऐसे में क्या ये मुद्दा भी लिटमस टेस्ट की तरह था? नहीं, जातिगत जनगणना तो होना चाहिए। अभी तक 2021 का सेंसस के डेटा पब्लिश नहीं हुआ है। देश में कितना गरीब है, गरीब के लिए गारंटी दे रहा है कोई, लेकिन गरीब का संख्या क्या है वो भी मालूम नहीं है। देश का कौन वर्ग के लोग कितने अवस्थान में है सोशियो इकोनॉमिकली, ये डेटा किसी के पास है नहीं। देश में कितना सारे एमओबीसी है, कितना सारे ओबीसी है, कितना सारे एसटी है, कितना सारे एससी है, इसका डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये जो केंद्रीय सरकार के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पूरा करना चाहिए। ये सब नहीं करके हम ऐसे ही एयर में गारंटी का बात कर रहे हैं, इसी से देश का कोई सोशियो इकोनॉमिक भलाई नहीं होगा। अभी 80 करोड़ लोगों को यदि 5 साल चावल और सब्जी देना पड़ता है सरकार को, तो इसका अर्थ क्या है? ये 80 करोड़ लोग बाजार से सब्जी खरीदने का परचेजिंग पावर कैपेसिटी उनका नीचे चला गया। हंगर इंडेक्स में भारत का पोजीशन नीचे चला गया। तो ये जो अवस्था है देश की, इसको तो एड्रेस करें। अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन प्रसेनजीत जी, अगर मैं देखूं जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां ओबीसी जो वोटर है उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन वहीं पर जातिगत जनगणना का जो कार्ड है वो नहीं चल पाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जातिगत जनगणना का कोई प्रयास ही नहीं हुआ। जातिगत जनगणना कोई कार्ड नहीं है। जातिगत जनगणना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक आवश्यक काम है। ये काम जहां पे नहीं हुआ, जो केंद्र सरकार का करना है, अभी राज्य सरकार उसको करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए कुछ नहीं किया, उल्टा कह रहे हैं कि जातिगत का जनगणना का बात करने का मतलब जातिवाद है। जातिवाद का तो इंटरप्रिटेशन सही नहीं है इसमें। ठीक है, रत्ना जी से मैं जवाब लूंगी इसका। कहा गया कि ओबीसी एमओबीसी का सेंसस आपको होना पड़ेगा, वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो चुका है, इसका मतलब है। ठीक है, रत्ना जी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरह कहना है उनका प्रसेनजीत विश्वास जी का, और तमाम जो विपक्ष कह रहा है। नहीं, कभी भी नहीं। सरकार किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हो सकती है संविधान का उल्लंघन करे। मैं अकेले बीजेपी का नहीं कहूंगी, किसी भी सरकार की, आगे की सरकारें अपना बात देखें, वो जाने, लेकिन मैं ये कहूंगी कि भाजपा तो कभी भी ये हिम्मत नहीं कर सकती कि संविधान का उल्लंघन करे। और यदि कहीं भी संविधान का उल्लंघन होता है तो संविधान के कौन है, गार्डियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली वो डायरेक्शंस देता है आपको, सरकारों को, और ये तो सामने क्लियर है कि ऐसा है। और यदि कुछ ऐसी भी जाति हैं, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जाति ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी चीज है। जातिगत जनगणना यदि जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें देखेगी, काम करेगी। लेकिन मैं कहूंगी कि ओबीसी के बारे में लोग कहते हैं कमीशन कौन लेकर आया, ओबीसी कमीशन कब स्टार्ट हुआ और कौन लेके आया, इसके बारे में भी सोचे। आपने क्या किया था आज तक?
ये जो हमने स्टार्ट किया था, जो एससी रिजर्वेशन या जो भी रिजर्वेशन थी, ये तो 10 साल के लिए संविधान में दिया गया था। उसको बढ़ा बढ़ा के ये कहा गया था कि 10 साल में इनको उस लेवल से हमको ऊपर तक लाना है। क्या हमने किया? कोई सरकारें की, बाकी की सरकारें जो आगे थी उनकी क्या अपनी उनकी क्या कोशिशें रही हैं। तो कहने की बात ये है कि आज जहां भी इलेक्शंस हुए हैं मुझे थोड़ा आप समय दीजिए, तो राजस्थान की बारीकी से मैं एक बात कहूंगी कि राजस्थान में ऑफ लेट, ये मैं नहीं, ये एक आपके न्यूज लॉन्ड्री और monkey.speak कुछ एक एनजीओ है, साथ में आपके वहाँ पे एक्सपर्ट न्यूज एक्सेस बोलकर भी उन लोगों ने ग्राउंड सर्वे किया और इसमें देखा कि एससी और दलित का वहाँ पे बहुत सारा अत्याचार बढ़ता गया लोगों उनके एससी और दलित पर। आज SC/ST एक्ट है और वो SC/ST एक्ट के हिसाब से साल में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए और उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। लेकिन उस राजस्थान में रिसेंटली एक आई थिंक कोई एक मेघावाल, कोई मैं नाम भूल रही हूँ, एक लड़का था, उसके टीचर ने उसको पीट कर मार दिया। दलित था वो, क्योंकि वो पानी पी लिया था उस कुएं से, आप लोगों को भी पता होगा। और उसके बाद में इतनी सारी एट्रोसिटीज हुई, लेकिन SC/ST एक्ट इसके लिए ही रखा गया है कि कोई भी अत्याचार हमारे शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट भाई बहन पर ना हो। लेकिन कहने की बात है कि जब से गहलोत जी की सरकार आई, एक भी मीटिंग, साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए, कोई भी मीटिंग नहीं हुआ और जो उनके ऊपर अत्याचार बढ़ गई। तो आज आप SC/ST की जनगणना की बात करते हैं, सब हो जाएगा लेकिन उनके लिए प्रेजेंट जो उनके लिए प्रावधान बने गए हैं, जो प्रोविजंस बना गए हैं, संविधान ने बनाया, SC/ST एक्ट तो संविधान ने दिया है, उसका कितना आपने मान रखा, उसका आपने कितना उसको फैलाया और प्रचार और प्रसार किया, उसके लिए तो वो कागजी कार्रवाई बन के रह गई, कुछ तो नहीं रही। फिर मैं कहना चाहूंगी, आप छत्तीसगढ़ की बात लीजिए। छत्तीसगढ़ में बारीकी से देखेंगे कि जब 2018 में इलेक्शंस हुआ तो कांग्रेस, जो बघेल जी थे, आपको पता होगा कि बस्तर और सरगुजा वहां पे ट्राइबल बेल्ट है और बस्तर और सरगुजा में कम से कम आई थिंक 19 से भी ज्यादा 20 करीब वो ST बेल्ट है, जनजाति के बेल्ट्स हैं, सीट्स हैं वहां पे और उसमें पूरी क्लीन स्वीप कांग्रेस ने की। लेकिन अब आप वहां जाके देखिएगा कि वहां पे अरविंद नेतम, जो हमारे जनजाति के बड़े कांग्रेस के नेता थे, यूनियन मिनिस्टर थे, वो नाराज होकर उन्होंने हमार राज एक पार्टी खोल ली जनजाति के लिए और जनजाति के लिए उन्हें आवाज उठाया कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। साथ में एक पैसा बोलकर पंचायत इन शेड्यूल्ड एरियाज, वो चाहते थे जनजाति की हमारे लिए भी पंचायत शेड्यूल्ड एरियाज में आए, वो भी कांग्रेस ने नहीं किया। साथ में 2000 जब छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने बस्तर और सरगुजा के लोगों के लिए, जो ST लोग थे, उनके लिए रिजर्वेशंस की पॉलिसी भी रख दी थी, जो कि 2018 में बघेल जी आके उसको क्वाश कर दिया गया। तो मैं कहूंगी कि आप SC/ST सब कुछ जनगणना करा लीजिए, आप पॉपुलेशन पूरी पता भी कर लीजिए, लेकिन जो प्रावधान प्रेजेंट है, क्या उनका आप मान रख रहे हैं? क्या उनको आप बचा रहे हैं? क्या उनकी प्रचार और प्रसार उन तक पहुंचा रहे हैं? तो ये कहने की बात है कि हर चीज हो जाएगा। आज यदि जनगणना, जातिगत जनगणना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बातें होंगी, सब हो सकता है, कहीं रोक नहीं है। भारत में डेमोक्रेसी है, जो कभी नहीं हुआ वो हो सकता है, वो हो रहा है, तो क्यों नहीं होगा? लेकिन जो है, क्या हम उसका कार्यान्वयन अच्छा से कर रहे हैं? क्या उसकी यूटिलाइजेशन हम अच्छी से कर रहे हैं? सब कुछ को सोचना पड़ेगा। होना में आपत्ति नहीं है, लेकिन होने के बाद कितना हम संरक्षण SC और ST को दे रहे हैं? ठीक। हैप्पी गोगोई जी, एक बड़ा अलायंस आप लोगों ने बनाया, इंडिया अलायंस आपने बनाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में बटे नजर आए। आप लोग कहते रहे कि लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस बना है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए अगर कहीं आप लोग साथ होते, क्या लगता है कुछ ना कुछ तो हो सकता था? देखिए, ये तो जो नेता बैठे हैं दिल्ली में वो लोग बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर उनको करना था तो अलायंस दे वुड हैव डेफिनेटली डन इट, बट अगर नहीं किया तो कुछ सोच के किया गो, विच मैं अभी यहाँ पे मंच में नहीं बोल पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, राइट। और रत्ना जी ने अभी जो बोला है, जो छत्तीसगढ़ और आपके राजस्थान में बोला है, मैं 1-2 चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी इसमें। रत्ना जी ने बहुत खूब बढ़िया बोला है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो रत्ना जी मीटिंग के लिए या जो एक साल में जो एक होना चाहिए मीटिंग, उसके लिए अगर रत्ना जी बोल रहे तो असम में भी तो आप आज देखिए, ड्यूरिंग डिलीवरी जो प्रकृति होता है, मृत्यु होता है, असम उसमें नंबर 1 है। न्यू बॉर्न बेबी के टाइम में जो होता है नवजात शिशु, उसमें असम नंबर 1 है। रेप में असम आज के डेट में नंबर 2 है। पॉवर्टी में सबसे स्टेट में राजस्थान सबसे नंबर 1 है। यूपी होगा नंबर 1। राजस्थान 11.7% बढ़ी हुई है रेट, यूपी है, वो बढ़ गया। 11.7% बढ़ा था रेप केसेस, इसीलिए सरकार हार गई वहां पे। और असम में बढ़िया से काम हो रहा है। ठीक है, रत्ना जी आपके पास के लिए मुझे
बोलने का मौका दिया, उन्होंने भी बोला बीच में। आज हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया और इसके लिए जो प्रसूति की बात कर रहे हैं, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं, उसी के लिए चाइल्ड मैरिज वाला प्रॉब्लम लाया गया, एक प्रावधान लाया गया कि वो चाइल्ड मैरिज चेंजेस हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो पहले इसका मीटिंग कर दीजिए, जो 6-7 मेन चीज है जो हम, क्योंकि हम असम में रहते हैं, बताइए कि आज चाइल्ड मैरिज के लिए जो केसेस हो रहे थे, चाइल्ड मैरिज के पकड़ने के केसेस हो रहे थे, इसी के लिए तो किया जा रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, मीटिंग हुआ है वो बोल दीजिए, क्योंकि हम असम में रहते हैं, हमें बहुत सारी मीटिंगें हो चुकी हैं। आपने जितना नहीं किया, आपने राजस्थान छत्तीसगढ़ में हमारे हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बहुत मीटिंग किया है। हमारे हिमंत बिस्वा शर्मा, कहना चाहूंगी, हमारे हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बहुत मीटिंग किया है। और आज जो चाइल्ड मैरिज के लिए जो हमारी जो सारी मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसी के लिए रोकने के लिए किया गया। आपको शायद पता नहीं है, और मैं मुझे बहुत ही सरप्राइज हो रहा है कि आपको तथ्यों के आधार पे आप बात नहीं करती हैं। आप तथ्यों के आधार पे बात नहीं करती, तथ्यों को लेकर आइए, तथ्यों को लेकर आइए और तथ्यों के साथ बात करिए। ऐसे हवा हवाई बात मत करिए, हवा हवाई बात नहीं करना, हवा हवाई बात क्या करें। असम में बहुत काम हो रहा है, आपको शायद पता नहीं है, आप देर से सो कर रखते हैं। गुजारिश आपसे, लेकिन इसका उत्तर दीजिए, ये 5 चीज का उत्तर दीजिए। देखिए, ये भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता हो मोदी जी से लेके नीचे तक, ये दोहरे मापदंड रखते हैं हमेशा। उनके लिए कुछ और, यहाँ हमारे लिए कुछ। कैसे बताइए? बताऊंगा। लाल किला से लेके इनके तत्व के कोई आधार नहीं होते, कह दिया सब मुंह से जो निकल गया निकल गया। हमेशा तथ्य गलत निकलते, टोटल। ये कहते हैं आपके पास आती हूं, 100% इलेक्ट्रिसिटी हो गया इंडिया में। अभी भी जाइएगा असम की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे गांव हैं, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है, अभी तक नहीं पहुंची। जहाँ के 2021 था इनका टारगेट, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और बहुत सारे ऐसे, मैं दिन भर गिना सकता हूँ, 1 घंटा आपका ये मुद्दा कार्यक्रम भी छोटा पड़ जाएगा। इतने सारे झूठ के ऊपर झूठ, मतलब सरेआम बोल जाते हैं सफाई से। आज भारत की जो स्थिति है, हमारे प्रसन्न जी ने बहुत बढ़िया से बोल दिया, ग्लोबल 100 इंडेक्स में हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है कुछ टन लोगों के हाथ में आ गई है। 80% ऑफ द वेल्थ इज विद ओनली 20% ऑफ इंडिया। बहुत दुख की बात है ये। उन्होंने और एक मुद्दा रेस किया, अनएम्प्लॉयमेंट का। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आज के डेट में, कभी नहीं हुआ ऐसे। आप जाइए बाहर देखिए हालत, यूथ की क्या हालत है, और यूथ को क्या नौकरी दे रहे हैं 4 साल के लिए। ये आर्मी की यूनिट भी 4 साल की कर दी है बेचारे। उसके बाद क्या करेंगे? सिक्योरिटी गार्ड करेंगे। ठीक है, ये इज्जत दे रहे हैं आप। ठीक है मोदी जी हमारे युवा को। ठीक है रत्ना जी, एक लाइन में कुछ कहिए, मुझे ब्रेक में भी लेना है। नहीं, मैं एक लाइन के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, टाइम लगेगा, आप ब्रेक के बाद ही समय दे दीजिए। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हार जीत पर बात हो रही है। प्रसन्नजीत विश्वास हमसे जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाती हूँ। प्रसन्नजीत जी, 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था और जिस तरह के नतीजे सामने आए, ये जो जिन क्षेत्रों में ये जो चुनाव हुए, जिन राज्यों में जो चुनाव हुए, कम से कम अगर मैं कुल इन 4 राज्यों की बात करूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, कुल मिलाकर 83 उसमें लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में कैसा असर आपको लग रहा है, कैसा असर होने वाला है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज में कांग्रेस को जो परसेंटेज मिला है, उसी से लगता नहीं है कि कांग्रेस लोकसभा में जो पहले बार थे उससे अच्छा करेंगे, उसी से वो लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो विधानसभा में लॉस हुआ है, उसके आधार पे आप लोकसभा को जांच मत कीजिए, क्योंकि लोकसभा निर्वाचन के मुद्दे बहुत अलग सा होते हैं। वहां पे लोग देखेंगे कि कैसे जो लोकल मुद्दा है उसको नेशनल लेवल से आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। वो देखेगा कि रीजनल फोर्सेस का यूनिटी कहाँ पे है, वो भी लोग देखेगा। और तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो विधानसभा का जो नतीजा निकले, इसको आप लोकसभा पे प्रोजेक्ट मत कीजिए। ऐसा करने से
2018 में मोदी जी हारे थे ये तीनों स्टेट में, लेकिन फिर इन्होंने लोकसभा निर्वाचन जीत लिया था। तो इसके आधार पर लोकसभा निर्वाचन को बिल्कुल जांच नहीं करना है, ये गलत रहेगा। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का जो जनगणना होना चाहिए वो नहीं करके एट्रोसिटी पे बात को घुमाना कोई काम का बात नहीं है। एट्रोसिटी हुआ है, सभी स्टेट में हुआ है, यूपी में हुआ है, ठीक है, गुजरात में हुआ है, सभी स्टेट में एट्रोसिटी हुआ है। एट्रोसिटी खाली राजस्थान में हुआ है ऐसा नहीं है, मणिपुर में क्या हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। तो मैं एट्रोसिटीज का बात बहुत दुखद है, जिन लोग सफर किए हैं हम उनके लिए सोचते हैं मानवीय आधार पे, उसको हम कोई जाति राज्य के हिसाब से नहीं देखते हैं। लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे हमारे काम है, जो कास्ट सेंसस होना चाहिए, जिसके आधार पे एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, वो क्यों अभी तक इनकम्प्लीट है, उसके आधार पे लोकसभा इलेक्शन लड़ा जाएगा। ठीक है, अभी टाइम बाकी नहीं है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है रत्ना जी, एट्रोसिटी की बात कर रहे हैं प्रसेनजीत विश्वास, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन? मैं कुछ और चीज़ों भी कहना चाहूँगी, उस पे आऊँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो गई हैं। जी, गुरप्रीत सिंह जी भी कुछ कह रहे थे, उनका भी रिएक्शन मैं कहना चाहूँगी कुछ एक। मैं ये कह रही हूँ कि आज आप जो ये जो सेंसस वगैरह की बात कर रहे हैं वो तो कानूनी पे दाव पेच है और सुप्रीम कोर्ट है, गार्जियन है, वो अपना काम अपना करेंगे। सेंसस सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है, सेंसस सरकार करेगी। सर आप एक मिनट बोलने दीजिए सर, आप इतना व्याकुल ना होए, मुझे भी बोलने दीजिए। मुझे पता है कि आपको भी हताशा हो रही है, लेकिन आप मुझे थोड़ा बोलने दें, आप मुझे बोलने दें थोड़ा। आपको मैंने ड्यू रिस्पेक्ट सर ड्यू रिस्पेक्ट, आप मुझे बोलने दें सर ड्यू रिस्पेक्ट सर। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो बातें हो रही हैं जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन, ये आज भारत में 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 2014 के बाद से कोई जादुई छड़ी तो नहीं है। 99.57% हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और सौभाग्य स्कीम के थ्रू, बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू हो गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पिछले महीना मैं भूटान बॉर्डर पे मैं आपके संगठन काम से मैं घूम रही थी और भूटान बॉर्डर पे मैं वहाँ पे गांव भोलातार गांव है, वहाँ पे भोलातार आप लोगों को भी पता होगा, वहाँ पे उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में मैं काम कर रही थी और घरों में मैंने देखा है, गाँव में, भूटान बॉर्डर के गाँव में सड़कें बनी हुई हैं, जल जीवन मिशन के पाइप से पानी आ रहा है और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होके घर में आपके लाइट्स जल रहे हैं। ये मैंने देखा है, ये खुद देखा है। और सही बात मैं कहना चाहूंगी कि पूरे असम में काम चल रहा है और होगा, जो आपने नहीं किया। पानी दे दीजिए पहले, जरूर फेज वाइज में जरूर पानी होगा, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, जरूर होगा। हमारे पास मुझे भी पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग जो सीएम ने हम लोग को प्रॉमिस अचानक एक दिन में तो नहीं होगा मैडम, उसको तो फेज वाइज होगा। आज 30,000 20,000 लोगों को पानी फेज वाइज दिया जा रहा है क्योंकि ये गाइगेंटिक वर्क होता है, पूरा खोदना करना, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं कि जादुई छड़ी चलाया वो काम नहीं किया। आज आप खुद भी सोचिए मैडम कि आप लोग गुवाहाटी में, असम में कितने साल तक थी, आपने क्या अभी तक पानी नहीं दिया? अभी तक लोग कहां से पानी पी रहे थे? तकलीफ में कांग्रेस ने पानी तो नहीं दिया। आज भाजपा ही कोशिश तो कर रही है, हो रही है, और पानी जरूर आएगी, लेकिन जरूर होगा। अचानक एक दिन में नहीं होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा 2 साल से आए हैं, 2 साल से आए हैं, सुनिए 2 साल से आए हैं, 2 साल से आए हैं और वो काम हो रही होगी, ऐसा तो नहीं। उन्होंने प्रॉमिस दिया है, फिर भी होगा, फिर भी दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। और लोग भी जान रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। आज गुवाहाटी से आधी जनता को पानी मिल रही है और प्रॉमिसेस है कि 2024 तक सारी पाइप्स बिछ गई हैं और हम लोग देख रहे हैं, साथ में हम लोग काम भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने बहुत कुछ कहा कि हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग फेक बातें बोलते हैं, जुमले बोलते हैं। इनके नेताओं ने कितना फेक बोला, इतने इनके नेताओं ने कितना फेंका। इनके नेताओं ने कहा था कि यमुना को साफ कर देंगे, आज 6,000 सर आप लोगों ने कितना फ्री वाला बात किया था ना, आप लोगों ने मुफ्त वाली बात। रत्ना जी, 15 लाख का मैसेज नहीं आया। रत्ना जी पहले हैप्पी गोगोई बोल रहे हैं, उसके बाद मैं गुरप्रीत सिंह जी के पास आती हूँ क्योंकि समय मेरा बहुत कम है। मैं बोल रही थी तो आप उनको नहीं रोक रही मैडम जी, जब वो बोल रहे, सुनिए जब मैं बोल रही थी तो आपने मुझे रोका, लेकिन उनके बोलते वक्त नहीं रोका, आप मुझे आप रोक रही हैं, ये सही नहीं। वो भी बोलेंगे, ये सही नहीं, मुझे बोलने का मौका दीजिए क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था। या तो फिर मैं ना बोलूं, बोलिए नहीं मैं नहीं बोलना, फिर आप लोग बोल दूंगी, सॉरी नहीं बोलना मुझे। देखिए रत्ना जी ऐसी बात नहीं है, नहीं आप जब इस तरह से नहीं, आप सही से बात करिए। जब मैं बोल रही थी वो बीच में टोक रहे तो आप उनको भी रोकिए। मैंने उनको भी रोका, आपने नहीं रोका, आपने रत्ना सिंह का नाम लिया मैडम, आपने रत्ना सिंह का नाम लिया। आप ये बताइए कि सुनिए, आप मुझे बोलना पड़ेगा, यदि मेरी पार्टी पर उंगली उठेगी तो मुझे उसको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 वर्सेस 1 बैठ रहे तो मुझे क्लियर बोलनी पड़ेगी। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि भाजपा खोखली वादे नहीं देते हैं,
आज भाजपा 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाया है लोगों को प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के साथ में 11 करोड़ टॉयलेट्स। आपने महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत बातें करते हैं, महिला खेत खलिहान में जाके शौचालय के लिए जाती थी, लेकिन 11 करोड़ टॉयलेट्स आपने नहीं बनाया, हमने बनाया। लाल किले के प्रचार से प्रचीर से जो नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने आश्वासन और प्रॉमिस दिया था उसको फुलफिल किया है। आप मुझे ये बताइए, बहुत सारी बनी है रूरल आपकी बातें। लास्ट में ये भी मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं किया। सिंपल एग्जांपल मैं मिजोरम की ले रही हूं। मिजोरम में आज आपकी सरकारें बहुत साले कांग्रेस की थी, लेकिन भैरवी और सायरंग तक रेल लाइन किसने पहुंचाया, ट्रेन किसने पहुंचाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहुंची। मुझे पता है आप लोगों को तकलीफ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से आपको तकलीफ हो रही है, आम आदमी या कांग्रेस हो, लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा नोचते रहिए, नरेंद्र मोदी अपना काम करते रहेंगे। साथ में यह भी बोलना चाहूंगी कि आपने आपका जीडीपी जो कलेक्शन है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कलेक्शन है 2023 7.6% में आया है, तो जीडीपी भी बढ़ी है। इनको नजर नहीं आता, अलग बात है, इनका चश्मा मोदी विरोधी चश्मा है, ये अलग बात है, लेकिन आम आदमी से कांग्रेस तक लेकर मोदी विरोधी हो गए। आम आदमी आईना देख ले, कांग्रेस भी आईना देख ले और समझ आ जाएगा। आम आदमी आईना देख ले, आम आदमी पार्टी आईना देख ले। समय मेरा समाप्त हो रहा है, एक बार एक लाइन में मैं बता दूं। लास्ट लाइन में बोलना चाहूंगा, 2024 के जो इलेक्शंस है वो है डू और डाई इलेक्शंस फॉर मोदी जी, नॉट मोदी जी, डू एंड डाई इलेक्शन फॉर ऑपोजिशन। इंडिया अलायंस के लिए डू एंड डाई, आप लोग का डू एंड डाई हो चुका है, नॉट फॉर मोदी जी। बोलूंगी आप लोग भी, मुझे ना आप लोगों ने टोका है, मुझे बोलना पड़ेगा। डू एंड डाई फॉर इंडिया अलायंस, डू एंड डाई नॉट फॉर बीजेपी, नॉट फॉर बीजेपी, नेवर फॉर बीजेपी। आप लोग आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंस खत्म है, अस्तित्व नहीं रहा। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है। आपकी जमानत जब्त हो चुकी है, आपकी जमानत जब्त हो चुकी है, आप लोगों ने जीत हासिल नहीं की है, आपके अस्तित्व का कोई मायने नहीं रहा, आपके अस्तित्व का मायने नहीं है। हैप्पी गोगोई जी, एक लाइन में खत्म कर दीजिए। आपका अस्तित्व मायने ही नहीं रहा है सर, आप लोग इंडिया अलायंस कोई आपका मायने नहीं रहा है। इंडिया अलायंस जो है वो बेकार की बनी हुई है। इंडिया अलायंस इसलिए बनी है कि लोगों को गुमराह की जाए, इंडिया अलायंस इसलिए बनी है कि देश को बांटा जाए, इंडिया अलायंस इसलिए बना जाए कि कम्युनलिज्म किया जाए, इंडिया अलायंस इसलिए बना जाए कि देश को बांट दिया जाए नॉर्थ और साउथ में। इंडिया अलायंस कुछ मायने नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस का वैल्यू जीरो है, राहुल गांधी की क्या आइडेंटिटी है वो देख लीजिए। इंडिया अलायंस डिविजन पॉलिसी करती है, इंडिया अलायंस कम्युनलिज्म